हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आप लोगों की तैयारी सही से नहीं हो पा रही है, तो ये क्लास सिर्फ आपके लिए है। इस क्लास को आप लोग जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में आपको सिर्फ वही प्रश्न बताएंगे जो कि आपके सिलेबस पर आधारित है और इस बार आपके सीबीटी बेस्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। टोटल आपको टॉप लेवल का प्रश्न बताएंगे। ये जो है आज का जो है पार्ट 3 क्लास है, ठीक है। पार्ट 3 है, पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्लास ऑलरेडी हो गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जाकर के आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पार्ट 1 और पार्ट 2 से जो भी 1-2 प्रश्न आएंगे उनका जो है आप लोग आसानी से जवाब दे पाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज है आप सभी का पार्ट 3 वाला क्लास, तो इस क्लास को आप लोग पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्लास भी आप लोग जाके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट पर आए हैं और बिहार डीएलएड सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को आप लोग 100% सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पर आपके डीएलएड सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम की 100% तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है दोस्तों। आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बिहार डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट आप लोग की तैयारी बहुत ही कमजोर है। आप लोग एक अच्छी गाइड की तलाश में है जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी सफलता दिला सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट स्टडी गाइड लेकर के आ गए हैं दोस्तों, चक्षु का, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग अपने डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम में बेहतरीन सफलता चाहते हैं, तो आप लोग चक्षु प्रकाशन के एक गाइड जरूर खरीद लीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग ये गाइड खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस गाइड का लिंक दिया हुआ है, जो कि आप लोग जो है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी प्रश्न इसमें आपको दर्शाए गए हैं, जो कि आपको सफलता दिलाने में 110% आपका हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग वेट मत कीजिए, अभी ही जाके ये बुक खरीद लीजिए। बहुत ही बेस्ट स्टडी गाइड है, यहाँ तक इस गाइड का उपयोग हम भी करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जाके आप लोग जो है इस गाइड को जल्दी खरीद लीजिए। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। 25 नंबर के प्रश्न तक जो है आपको पार्ट 2 वाले वीडियो में हम पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिए थे कि विश्व में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कहाँ की गई थी, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, कब किया गया था और किसने किया था, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको पार्ट 2 वाले वीडियो में बता दिए हैं। उसी भी वो वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये क्लास करने के बाद आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इतना ही नहीं, इससे भी कई गुना इंपोर्टेंट प्रश्न पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो में बताए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार फिर से हम बताते हैं दोस्तों। विश्व में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर में किया गया था, ठीक है दोस्तों। और देखिए, विश्व में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना को किसने लागू किया था, तो ये जोसेफ स्टालिन ने लागू किया था। कब किया गया था इसके द्वारा, 1928 ईस्वी में लागू किया गया था। आपको पूछ सकता है प्रश्न कि विश्व में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कहाँ की गई थी, यूएसएसआर में, और कब किया गया था, 1928 से 1933 के बीच किया गया था, ठीक है दोस्तों। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था सोवियत संघ को आत्मनिर्भर बनाना। इसके बाद जो है विभिन्न देशों ने इसको अपनाया। भारत में जो है पहली पंचवर्षीय योजना की जो है शुरुआत 1951 में हुआ था, जो कि 1956 तक चला। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से, ठीक है, 1956 से 1961 तक चला, ठीक है। ऐसे करके आप लोग जोड़ के आप लोग जो है ऐड करके आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि सब कुछ आपको हम बता दिए थे। तो इसका मुख्य उद्देश्य था सोवियत संघ को आत्मनिर्भर बनाना और सभी देश जो है अपने वस्तुओं के व्यय पर भारी जो है उद्योग पर बल दिया, ठीक है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है मतलब आत्मनिर्भर का क्रांति आ गया पूरे विश्व में और सभी देशों ने इसे तोड़ मतलब पूरे जबरदस्त तौर पर इसको अपनाया, जिससे देश में जो है आर्थिक विकास में काफी बड़ा जो है सौदा हुआ, ठीक है, और काफी बड़ा
परिवर्तन भी हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। तो आप लोग को याद रह जाएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ में हुआ था 1928 से 1933 की अवधि में जोसेफ स्टालिन के द्वारा किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था सोवियत संघ को आत्मनिर्भर बनाना। आपको पूछ सकता है कि विश्व में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, तो आप लोग याद रखिएगा सोवियत संघ को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, या फिर आपको आत्मनिर्भर बनना। ठीक है, ऐसे भी आपको ऑप्शन में आ सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछे गए भी प्रश्न है, तो इसलिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरे नंबर का प्रश्न है आप सभी के लिए, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम जो है मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इनको भी याद कर लीजिए। देखिए, भारत में सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी किया गया था। आपको ऐसे ही प्रश्न रहेगा। ठीक है, हम तो आपको यहाँ पे आंसर शो भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको आंसर शो नहीं करेगा, आपको कुछ ही समय के जो है एक क्वेश्चन के लिए आपको टाइमिंग रहेगा, कुछ ही समय के लिए क्वेश्चन आपको दिया जाएगा टाइम। ठीक है, अगस्त 1990 रहेगा, अप्रैल 1951 रहेगा, अप्रैल 2002 रहेगा, अप्रैल 1993 रहेगा, लेकिन आप लोग याद रखिए अप्रैल 2002 में जो है मानव विकास रिपोर्ट जो है भारत में आया। ठीक है, जारी किया गया था। ठीक है, अब इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए कि मानव विकास रिपोर्ट का जो है क्या कारण था जो कि भारत में 2002 में जारी करना पड़ा। ठीक है, तो सभी चीज़ों को आपको इसमें एक्सप्लेन करके हम पूरे डिटेल में हम बता रहे हैं। दोस्तों, इस योजना का क्या लक्ष्य था, क्या कारण था, वो समझिए। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट से ही यहाँ पे शुरू होता है कि ये रिपोर्ट इसलिए आया क्योंकि इस रिपोर्ट के तहत जानना था कि भारत में जो है जीवन कैसा है, भारत के लोगों का जीवन कैसा है, इसके बारे में जानना है, किस तरह से उसका आमदनी चल रहा है, बिजनेस किस तरह से चल रहा है, उसके बारे में जानना है, शिक्षा की असर क्या है भारत में, इसके बारे में जानना है, शिक्षा का मानव का जीवन क्या है, किस तरह से व्यतीत हो रहा है, किस तरह का अर्थव्यवस्था है भारत में, सब कुछ जो है मानव विकास रिपोर्ट के तहत जानना था। देखिए दोस्तों, इसके एक दशक बाद 21 अक्टूबर 2011 को भारत मानव विकास रिपोर्ट IHDR, ठीक है दोस्तों, भारत मानव विकास रिपोर्ट HDR 2011 को तत्कालिक केंद्रीय विकास मंत्री जयराम रमेश और योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोन्टेग सिंह अहलूवालिया द्वारा जारी किया गया था। तो इसके बारे में आपको बताए थे कि इस योजना का शीर्षक उद्देश्य था सामाजिक समावेशिक और मानव सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जीवन प्रत्याशी शिक्षा और आमदनी के सूचकांक निकालना। ठीक है, इसके बारे में जो आकलन का पता लगाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद क्या हुआ, इस तरीके को अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने तैयार किया था। क्या था, मानव विकास रिपोर्ट को किसने तैयार किया था, ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि मानव विकास रिपोर्ट को पहली बार किसने तैयार किया था, तो महबूब उल हक ने तैयार किया था। पहला मानव विकास सूचकांक साल 1990 में जारी किया था। आपको याद रखना है कि पहला मानव विकास सूचकांक कब जारी किया गया था, तो 1990 में जारी किया गया था। तब से हर साल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसे प्रकाशित करता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना जो है वर्ष 1966 में किया गया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन रहेगा आपको 10 नवंबर 1956, 1 जनवरी 1971, 2 अक्टूबर 1975, 21 नवंबर 1966। तो आप लोग को याद रखना है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में आप लोग एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, थोड़ा काफी हेल्प करेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में। देख लीजिए, सर्वप्रथम जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्र में किया गया था। उसमें उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद, गोरखपुर हरियाणा में, सिवानी राजस्थान में, जयपुर तथा पश्चिम में अन्य भागों में भी इस बैंक का विस्तार किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बारे में और थोड़ा एक्सप्लेनेशन आप लोग जान लीजिएगा तो बेटर रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, देख लीजिए एक्सप्लेनेशन इसका और क्या है। देखिए, सबसे पहले जो है बाद में देश के अन्य भागों में इन बैंकों को विस्तार किया गया। 30 जून
30 जून 2018 को भारत में कुल 56 क्षेत्रीय बैंकों की 21,679 शाखाएं देश के 635 जिलों में कार्य कर रही थी। ठीक है, 2018 तक की ये आंकड़ा है। तो आप लोग याद रख लीजिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित अर्थव्यवस्था में आपको ये प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% वीवीआई प्रश्न है। आप लोग इसको अपने दिमाग में रजिस्टर जरूर कर लीजिएगा। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकते हैं आपको। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का जो है, वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत में वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग याद रखना है, भारत में वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है एन.के. सिंह है। ठीक है, वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है भारत में? एन.के. सिंह है। ये आप लोग याद रखिएगा, भारत में वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? ठीक है, भारत में जो है चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में चीनी उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और देखिए, गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। गेहूं उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। भारत में चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान जो है उत्तर प्रदेश की है। गेहूं उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर का प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, 32 नंबर का प्रश्न है, सार्क की स्थापना कब और कहां हुई? सार्क की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो देखिए, सार्क की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। ठीक है, सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है, वहां की गई थी। ठीक है, सार्क की स्थापना काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सार्क की स्थापना कब और कहां हुआ था? तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। कहां हुआ था? तो ढाका में हुआ था। कहां? ढाका कहाँ है? तो ये बांग्लादेश की राजधानी है, याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन भी आपको पूछ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, सार्क संगठन में कितने देश थे? देखिए, दक्षिण एशिया क्षेत्र सहयोग संगठन, ठीक है, इसी को हम लोग सार्क संगठन बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन। इसमें जो है भारत, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान जैसे देश द्वारा मिलकर इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, जो सार्क की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सार्क की स्थापना भारत, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, ठीक है, मिल करके जो है इस संगठन की स्थापना किया था। ठीक है, आपको पूछ सकता है कि सार्क की सदस्य कौन है? सार्क की सदस्य कौन है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान के अलावा आपको जो है चीन दे देगा, अमेरिका दे देगा, रूस दे देगा। तो आप लोग किसमें टिक लगाइएगा? तो आप लोग जो है भारत में लगाए। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव जो है ये सार्क की सदस्य है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ठीक है, आपको प्रश्न पूछ सकता है कि सार्क की मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग याद रखिएगा, नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू में। विश्व की कुल आबादी का लगभग 21% लोग सार्क देश में रहते हैं। अप्रैल 2007 में सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन अफगानिस्तान में इसका 8वां सदस्य बना। ठीक है, अफगानिस्तान में इसका 8वां सदस्य बना। ठीक है, आपको पूछ सकता है कि 14वां शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान कौन सा स्थान पर इसका सदस्य बना? तो ये अफगानिस्तान कौन सा सदस्य बना? तो आप लोग याद रखिएगा, सार्क का 8वां सदस्य कौन है? अफगानिस्तान है। ठीक है, आपको पूछ सकता है, भारतीय प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर 15 मार्च 2020 को आयोजित इस बैठक में सार्क ने कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए भारत में पहली स्वागत किया। भारतीय प्रधानमंत्री के सामूहिक प्रयास से कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए सार्क 19 इमरजेंसी फंड स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा। इस फंड में भारत की तरफ से झंडे की रूपरेखा तैयार करने का सुझाव दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, सार्क में कुल कितने अभी सदस्य है? तो सार्क में कुल अभी 8 सदस्य है। ठीक है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान समेत अफगानिस्तान भी अब सार्क का सदस्य है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए,
धूसर क्रांति किससे संबंधित है? धूसर क्रांति किससे संबंधित है? तो ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? तो ये उर्वरक उत्पादन से धूसर क्रांति संबंधित है। आप लोग याद रखिएगा, धूसर क्रांति के संबंध उर्वरक उत्पादन से। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम खनिज उत्पादन से है। ठीक है, पेट्रोलियम खनिज उत्पादन से कृष्ण क्रांति का संबंध है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आपको अच्छी सफलता दिला सकते हैं। ठीक है, जिसको पीडीएफ चाहिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। पीडीएफ 4 सब्जेक्ट का आपको हम प्रोवाइड करेंगे। विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा द्वीप जस्ट वन रूम इनक है। जस्ट वन रूप इनक है जो विश्व का सबसे छोटा द्वीप है। जस्ट वन रूप इनक, जस्ट वन रूप इनक विश्व का सबसे छोटा द्वीप है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। ये कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। ठीक है, आपको पूछ सकता है कि विश्व का छोटा द्वीप किस देश में है? तो अमेरिका में कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है, लेकिन ये अमेरिका में स्थित है। विश्व का सबसे छोटा द्वीप कहाँ है? अमेरिका में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो देखिए भारत में जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान जो है ये 5वें हिस्से के बराबर है। 5वें हिस्से के बराबर है। 5वें हिस्से के बराबर जो है कृषि का योगदान है। भारत में कृषि राष्ट्रीय उत्पादन में जो है जो कृषि का योगदान 5वें स्थान पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? 100% इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। महाल नोबिस मॉडल पर जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। महाल नोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ये आप लोग याद रखिएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में जो है हरित क्रांति के जो जनक है विश्व में जो है नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं और भारत में जो है एस स्वामीनाथन है। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है। विश्व में हरित क्रांति के जो जनक है नॉर्मन बोरलॉग है और भारत में एस स्वामीनाथन है। आप लोग जो है इस प्रश्न को आप लोग जो है दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, कई बार पूछे गए प्रश्न है ये। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। विश्व में जो है नॉर्मन बोरलॉग है और भारत के एस स्वामीनाथन है। ठीक है, अब देखिए पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंध है? तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। ठीक है, चलिए आपको एक और प्रश्न आपको बताते हैं, उसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको हम बताएंगे। ठीक है, भारत की पहली जूट मिल कहां स्थापित किया गया था? भारत में तो कोलकाता में किया गया था। ठीक है, भारत में पहली जूट मिल कोलकाता में किया गया था। आप लोग अगर पार्ट 3 वाली क्लास को देखें, पार्ट 2 वाली क्लास को देखेंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पार्ट 1 वाली क्लास आपको करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जो पीडीएफ लेना चाहते हैं आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए और जितना प्रश्न बता रहे हैं आप लोग को एक एक प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए। देखिए एक रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो ये वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो यहाँ पे आज हम आपको 41 नंबर तक के प्रश्न बता दिए। ठीक है, जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से 100% इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।